जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जाए जहां घर का रेफ्रिजरेटर खुद ये भांप लेता है कि दूध खत्म हो गया है और वो खुद ही स्थानीय ग्रोसरी स्टोर के सर्वर से संपर्क करता है। और सिर्फ संपर्क ही नहीं, वो सबसे सही दाम भी तय कर लेता है। बिल्कुल। और एक ऐसी डिजिटल मुद्रा में भुगतान भी कर देता है जिस पर किसी भी सरकार या बैंक का कोई नियंत्रण नहीं है। और मजे की बात देखिए, ये सब घर के लोगों के सोकर उठने से पहले ही हो जाता है। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता। हाँ, लेकिन ये कोई विज्ञान कथा नहीं है। मतलब इस स्वायत्त व्यवस्था को हकीकत बनाने वाले बुनियादी ढांचे आज हमारे चारों ओर सक्रिय हो चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज के अंतर्गत हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक के माध्यम से हम महत्वपूर्ण तथ्यों और कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे जो सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन कंप्यूटिंग एंड द डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में। इस डिजिटल इकोसिस्टम को समझने के लिए देखिए, सबसे पहले ये देखना होगा कि ये कोई एक सिंगल तकनीक नहीं है। राइट। मतलब विद्यार्थी अक्सर इंटरनेट ऑफ थिंग्स या क्लाउड कंप्यूटिंग या ब्लॉकचेन को अलग अलग विषयों के रूप में पढ़ते हैं। हाँ, और यहीं पे कंफ्यूजन शुरू होता है। असल में ये सभी एक ही बड़ी मशीन के अलग अलग पुर्जे हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, एक तकनीक भौतिक दुनिया से डेटा खींच कर लाती है, दूसरी उसे अनंत सहेजने के लिए अनंत जगह देती है, तीसरी उस पर सुरक्षा का ताला लगाती है, और चौथी उस डेटा को पढ़कर इंसानी दिमाग की तरफ फैसले लेती है। एकदम सही। इस पूरी श्रृंखला को समझे बिना आधुनिक कंप्यूटिंग का कोई भी अध्ययन अधूरा है। तो फिर चलिए इस डिजिटल श्रृंखला के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, जो हमारी भौतिक दुनिया से जोड़ा है। हर सिस्टम को काम करने के लिए कच्चे माल की जरूरत होती है ना? हाँ, और इस डिजिटल दुनिया का कच्चा माल है डेटा। बिल्कुल। और ये डेटा पैदा होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT और वेब ऑफ थिंग्स यानी WOT के जरिए। सही कहा। आज स्मार्ट घड़ियों से लेकर स्मार्ट कारों तक हर उपकरण के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फिट कर दिए गए हैं, जिससे ये एक इंटेलिजेंट नेटवर्क ऑफ थिंग्स बन चुका है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बुनियादी सवाल उठता है। जी पूछिए। ये उपकरण डेटा इकट्ठा कैसे करते हैं? मतलब स्मार्टफोन को जब घुमाया जाता है तो स्क्रीन अपने आप घूम जाती है। ये कोई जादू तो है नहीं? जादू बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे विशुद्ध भौतिकी और इंजीनियरिंग काम करती है। किसी भी स्मार्ट उपकरण की आंख और कान उसके सेंसर्स होते हैं। अच्छा। स्क्रीन घूमने वाले आपके उदाहरण में ही देख लीजिए, 2 सेंसर मुख्य रूप से काम करते हैं, एक्सेलरोमीटर और जायरोस्कोप। ये नाम अक्सर परीक्षा में आते हैं। तो एक्सेलरोमीटर क्या करता है? एक्सेलरोमीटर गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष उपकरण के त्वरण को नापता है। मतलब इससे फोन को पता चलता है कि वो सीधा खड़ा है या लेटा हुआ है? बिल्कुल। और दूसरा है जायरोस्कोप, जो कोणीय वेग या कहें एंगुलर वेलोसिटी को मापता है। तो ये पकड़ता है कि उपकरण किस दिशा में और कितनी तेजी से घूम रहा है? हाँ, ये सेंसर्स हमारी भौतिक हलचलों को डिजिटल सिग्नल्स में बदल देते हैं। लेकिन पुराने समय के थर्मामीटर या साधारण सेंसर भी तो तापमान या दबाव नापते ही थे। आजकल जिन स्मार्ट सेंसर्स की बात की जाती है, वे इन सामान्य सेंसर से अलग कैसे है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, साधारण सेंसर एक डाकिया की तरह होता है। हाँ, डाकिया की तरह? मतलब वो सिर्फ चिट्ठी पहुंचाता है? हाँ, वो सिर्फ भौतिक वातावरण से इनपुट लेता है और कच्चे डेटा को बिना समझे आगे मेन कंप्यूटर तक भेज देता है। ओहो। और स्मार्ट सेंसर्स? स्मार्ट सेंसर के अंदर खुद का एक माइक्रो कंट्रोलर या कंप्यूटिंग संसाधन लगा होता है। अच्छा, मतलब उसका अपना एक छोटा सा दिमाग होता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये सेंसर डेटा को आगे भेजने से पहले उसे खुद ही प्रोसेस और फिल्टर कर सकते हैं। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जैसे मान लीजिए तापमान नापने वाला स्मार्ट सेंसर है। अगर तापमान में कोई बहुत मामूली बदलाव है जिसे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, तो वो सेंसर उस डेटा को वहीं रोक देगा। वाह, इससे तो नेटवर्क पर फालतू डेटा का ट्रैफिक नहीं बढ़ता होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। और कोई विशिष्ट इनपुट मिलने पर यह सेंसर खुद ही पूर्व निर्धारित निर्णय ले सकते हैं। इसे ही तकनीकी भाषा में एज कंप्यूटिंग का हिस्सा माना जाता है। एज कंप्यूटिंग बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। मतलब ये केवल जानकारी जुटाने वाले उपकरण नहीं है, बल्कि इनके पास सूचनाओं को छांटने की क्षमता भी है। जी हाँ। पर यहाँ एक व्यावहारिक समस्या दिखाई देती है। कैसी समस्या? अगर किसी घर में अलग अलग कंपनियों के 20 स्मार्ट उपकरण है, मान लीजिए कोई लाइट है किसी और ब्रांड की, फ्रिज है किसी और का, तो क्या हर एक उपकरण से बात करने के लिए अलग अलग ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी? बस इसी n संख्या के उपकरणों और n ऐप्स की समस्या को सुलझाने के लिए वेब ऑफ थिंग्स यानी WOT का निर्माण हुआ।
तो IoT और WOT में मूल अंतर क्या हुआ? देखिए, IoT उपकरणों और उनके हार्डवेयर का एक नेटवर्क है, लेकिन WOT इंटरनेट पर मौजूद वेब प्रोटोकॉल जैसे HTTP उसका उपयोग करके उन सभी उपकरणों को एक मानकीकृत प्लेटफॉर्म पर ले आता है। इसको मैं एक उपमा से समझाती हूँ। मान लीजिए IoT उपकरणों की एक बहुत बड़ी भीड़ है, जहाँ हर उपकरण जैसे फ्रिज, टीवी, AC अपनी अपनी अलग भाषा बोल रहा है। बिल्कुल एकदम सटीक उपमा है। और WOT वो कॉमन भाषा या अनुवादक है जो उन सभी को वर्ल्ड वाइड वेब से जोड़ता है। हाँ, ताकि हमें हर उपकरण के लिए एक नई डिक्शनरी या नई ऐप डाउनलोड करने की मजबूरी न रहे। और यही कॉमन कनेक्टिविटी भविष्य के स्मार्ट सिटी की नींव है। सही कहा। और इस पूरी व्यवस्था का परिणाम यह है कि आज अरबों उपकरण हर सेकंड पेटाबाइट्स में डेटा उत्पन्न कर रहे हैं। और यहीं से हमारी श्रृंखला का दूसरा बड़ा सवाल पैदा होता है। वो क्या? इन स्मार्ट सेंसर्स द्वारा पैदा किया जा रहा ये अथाह डेटा जाता कहाँ है? मतलब किसी एक कंप्यूटर या सर्वर रूम में तो इतनी स्टोरेज और प्रोसेसिंग पावर नहीं हो सकती कि पूरी दुनिया के उपकरणों का डेटा संभाल सकें। बिल्कुल नहीं हो सकती। और यहीं पर इस इकोसिस्टम का दूसरा स्तंभ प्रवेश करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग मूल रूप से दूरस्थ स्थानों पर यानी रिमोट लोकेशंस पर स्थित सर्वर्स और डेटा सेंटर्स का एक ऐसा जाल है जिसे इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब फिजिकल सर्वर तो लिमिटेड ही होंगे। यहाँ इसकी सबसे बड़ी तकनीकी खूबी काम आती है, जिसे वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। वर्चुअलाइजेशन? हाँ, वर्चुअलाइजेशन के जरिए एक ही विशाल फिजिकल सर्वर को सॉफ्टवेयर की मदद से कई छोटे वर्चुअल मशीनों में बांट दिया जाता है। अच्छा, जिससे एक ही हार्डवेयर का अधिकतम उपयोग हो सके। बिल्कुल। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसके कुछ तय मानक या विशेषताएं होनी चाहिए जो इसे एक आम डेटाबेस से अलग बनाती हैं। हाँ, इसकी 4 प्रमुख विशेषताएं हैं जो इसके पूरे तंत्र को परिभाषित करती हैं। विद्यार्थी कृपया ध्यान दें। पहली है रिसोर्स पूलिंग, यानी संसाधनों का एक बड़ा पूल बना लेना जिसे कई उपयोगकर्ता एक साथ साझा कर सकें। और दूसरी है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। मतलब इसे किसी भी डिवाइस से कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, चाहे फोन हो या लैपटॉप। सही। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण है त्वरित लचीलापन, या जिसे अंग्रेजी में इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी से मतलब कि ये रबर बैंड की तरह खींच सकता है। कुछ वैसा ही। अगर किसी वेबसाइट पर अचानक ट्रैफिक बढ़ जाए तो क्लाउड अपने आप उस वेबसाइट को ज्यादा सर्वर पावर दे देता है, और जैसे ही ट्रैफिक कम होता है वो पावर वापस ले लेता है। एकदम सही। और चौथी विशेषता है ऑन डिमांड सर्विस। उपयोगकर्ता को जब और जितनी जरूरत हो वो उतना ही इस्तेमाल कर सकता है और उतने का ही बिल भरता है। ये तो बहुत ही कुशल व्यवस्था है। अच्छा, इसके जो 3 मानक सर्विस मॉडल्स हैं, IaaS, PaaS और SaaS, इन्हें समझना कॉन्सेप्ट्स को स्पष्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये अक्सर पूछे जाते हैं। सही उपमा है। यहाँ प्रदाता सिर्फ जमीन यानी सर्वर और स्टोरेज देता है। उस जमीन पर कौन सी मशीनरी लगेगी, कैसा ढांचा बनेगा, ये सब ग्राहक को खुद करना पड़ता है। बिल्कुल। फिर आता है PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ये डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ा समाधान है। मतलब ये जमीन पर एक आधा बना हुआ ढांचा खड़ा करने जैसा हुआ। हाँ, डेवलपर्स को हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करने की जटिलता में नहीं उलझना पड़ता। उन्हें एक बना बनाया एनवायरनमेंट मिलता है जहां में सीधे अपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और कोडिंग शुरू कर सकते हैं। और अंत में आता है SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसे हम एक पूरी तरह से फर्निश्ड होटल के कमरे जैसा मान सकते हैं, जहां बस कमरे की चाबी लीजिए और रहना शुरू कर दीजिए। राइट, जैसे गूगल डॉक्स या MS ऑफिस 365 जैसे सॉफ्टवेयर। बिल्कुल, जहां कुछ भी इंस्टॉल या मेंटेन नहीं करना होता, सिर्फ इंटरनेट के जरिए इस्तेमाल करना होता है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था में मुझे एक बड़ी कमजोरी दिखाई देती है। इंटरनेट कनेक्टिविटी? जी, क्लाउड की पूरी बुनियादी इंटरनेट है। अगर कनेक्टिविटी टूटती है तो इनमें से किसी भी संसाधन तक पहुंच स्थापित नहीं की जा सकती। ये इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इसके फायदों को देखते हुए सरकारें भी इसे अपना रही हैं। जैसे भारत सरकार ने सरकारी डेटा और सेवाओं के लिए मेघराज नाम से एक महत्वाकांक्षी क्लाउड पहल शुरू की है। मेघराज, ये नाम परीक्षाओं के लिए बहुत अहम है। इसका उद्देश्य सरकारी विभागों को सुरक्षित IT इंफ्रास्ट्रक्चर देना है ना? बिल्कुल। अच्छा, अब आपने सुरक्षा की बात की है तो श्रृंखला के तीसरे हिस्से की ओर चलते हैं। जी, चलिए। क्लाउड कंप्यूटिंग के पास जगह तो असीमित है, लेकिन इसका बुनियादी ढांचा बहुत केंद्रीकृत होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है। हाँ, कोई एक कंपनी इन सर्विस को कंट्रोल कर रही है। अब मान लीजिए अगर एक हैकर उस केंद्रीय सर्वर में घुस जाए
या सर्वर क्रैश हो जाए तो सारा संवेदनशील डेटा या वित्तीय लेन-देन खतरे में पड़ सकता है। ये बहुत बड़ा रिस्क है। तो इस केंद्रीकरण के जोखिम से बचने का उपाय क्या है? इस समस्या का जो सबसे मजबूत तकनीकी उत्तर है वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन। हाँ, जब हम डेटा को किसी केंद्रीकृत डेटाबेस के बजाय विकेंद्रीकृत और साझा डेटाबेस यानी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में रखते हैं तो सुरक्षा का स्तर पूरी तरह बदल जाता है। ये डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि डेटा किसी एक जगह नहीं है। एकदम। ब्लॉकचेन में नेटवर्क से जुड़े हर एक कंप्यूटर के पास, जिसे तकनीकी भाषा में नोड कहते हैं, पूरे बही खाते या डेटाबेस की एक पूरी कॉपी होती है। इसे मैं उस पुरानी गांव की बही खाता प्रणाली से समझाती हूँ। हाँ, वो उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। देखिए, पहले गांव का एक मुनीम सारा हिसाब रखता था। अगर मुनीम ने बेईमानी करके कोई पन्ना फाड़ दिया या बदल दिया तो किसी को सच पता नहीं चलेगा, क्योंकि रिकॉर्ड एक ही जगह था। वो केंद्रीकृत सिस्टम था। राइट। लेकिन ब्लॉकचेन की दुनिया में गांव के हर एक व्यक्ति के हाथ में उस बही खाते की एक कॉपी है। बिल्कुल। अगर कोई एक व्यक्ति अपने खाते में झूठ लिखता है तो बाकी पूरे गांव की कॉपियों से मिलान करने पर वो तुरंत गलत साबित हो जाएगा और उसका बदलाव तुरंत खारिज कर दिया जाएगा। पर इसे तकनीकी रूप से अजय कैसे बनाया जाता है? इसके पीछे जो जादू है वो क्रिप्टोग्राफी का है। इस डिजिटल बही खाते का हर पन्ना एक ब्लॉक कहलाता है। अच्छा। जब एक ब्लॉक में डेटा भर जाता है तो उसे एक क्रिप्टोग्राफिक हैश से सील कर दिया जाता है। हैश मतलब एक तरह का डिजिटल फिंगरप्रिंट? एकदम सही शब्द है, डिजिटल फिंगरप्रिंट। और सबसे खास बात यह है कि हर नए ब्लॉक में पिछले ब्लॉक का फिंगरप्रिंट भी शामिल होता है। ओहो! जिससे एक अभेद्य चेन या श्रृंखला बनती है। यही ब्लॉकचेन है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति बीच के किसी पुराने ब्लॉक का डेटा बदलने की कोशिश करे तो उसका फिंगरप्रिंट बदल जाएगा। बिल्कुल। और क्योंकि वो फिंगरप्रिंट अगले ब्लॉक से जुड़ा है तो आगे के सारे ब्लॉक अमान्य हो जाएंगे। आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। डेटा को चुपके से बदलना गणितीय रूप से लगभग असंभव हो जाता है। वाओ! और एक बात, ब्लॉक की संरचना में एक हेडर होता है जो पूरे नेटवर्क को दिखाई देता है। इससे सिस्टम में पारदर्शिता आती है। लेकिन अगर सबको सब कुछ दिख रहा है तो प्राइवेसी कहाँ गई? प्राइवेसी वही है। वास्तविक लेनदेन का विवरण एन्क्रिप्टेड होता है, जिसे सिर्फ वही देख सकता है जिसके पास उसकी डिजिटल चाबी या प्राइवेट की हो। अच्छा, इसी सिद्धांत पर तो बिटकॉइन काम करता है ना? बिल्कुल। बिटकॉइन ब्लॉकचेन का सबसे पहला और सफल अनुप्रयोग था। जहाँ कोई केंद्रीय बैंक नहीं है, कोई सरकार नहीं है, सब कुछ पीयर टू पीयर नेटवर्क पर चल रहा है। विशुद्ध गणित और क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ पर चलती है। लेकिन ब्लॉकचेन सिर्फ डिजिटल मुद्रा तक तो सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज इस तकनीक का इस्तेमाल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में और ई गवर्नेंस में पारदर्शिता लाने के लिए भी भरपूर किया जा रहा है। तो यहाँ तक हमारी तस्वीर काफी साफ है। एक बार रिकैप कर लेते हैं। हाँ, आईओटी ने भौतिक दुनिया से भारी मात्रा में डेटा इकट्ठा किया, क्लाउड कंप्यूटिंग ने उस विशाल डेटा को प्रोसेस और स्टोर किया, और ब्लॉकचेन ने यह सुनिश्चित किया कि वो डेटा सुरक्षित रहे। एकदम सही। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती है, वो डेटा सिर्फ नंबरों और कोड्स का एक बहुत बड़ा ढेर है। मूक डेटा है। बिल्कुल। इस मूक डेटा का विश्लेषण कौन करेगा? इससे इंसानों की तरह बातचीत करके इसके अंदर छिपे पैटर्न्स कौन ढूंढेगा? और यहीं पर हमारी श्रृंखला की सबसे उन्नत और चर्चित तकनीक सामने आती है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs। जी। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत डीप लर्निंग पर आधारित सिस्टम है। लेकिन इन्हें समझने के लिए सबसे पहले हमें एक भ्रम दूर करना होगा। कौन सा भ्रम? यही कि ये कोई इंसान की तरह सोचने वाले जीव हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा भ्रम है। असल में ये बहुत ही एडवांस्ड नेक्स्ट टोकन प्रिडिक्टर्स हैं। नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्टर्स मतलब? इनका मुख्य काम बस ये अनुमान लगाना है कि दिए गए शब्दों की श्रृंखला के बाद अगला सबसे तार्किक शब्द या अंश क्या होगा। रुकिए, अगर ये सिर्फ अगले शब्द का अनुमान लगा रहे हैं तो ये तो मेरे स्मार्टफोन के कीबोर्ड जैसा हुआ। कैसे? जैसे जब मैं फोन पर टाइप करती हूँ मैं जा रहा, तो कीबोर्ड अपने आप हूं का सुझाव देता है। हाँ, वो भी एक तरह का प्रिडिक्शन ही है। तो फिर मेरे फोन का कीबोर्ड और एक अरबों डॉलर का AI मॉडल, दोनों में बुनियादी फर्क क्या है जो LLM को कविताएं लिखने या कोडिंग करने लायक बनाता है? सारा फर्क आर्किटेक्चर और गणित के स्केल का है। स्केल का। फोन का कीबोर्ड सिर्फ पिछले 2 या 3 शब्दों को याद रखता है, लेकिन LLM के पास ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर होता है। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, ये टर्म बहुत जरूरी है। हाँ, इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म नाम की एक तकनीक होती है।
ये तकनीक मॉडल को एक एक शब्द पढ़ने के बजाय पूरे के पूरे पैराग्राफ को एक साथ प्रोसेस करने की अनुमति देती है। अच्छा, ये वाक्य के हर शब्द का दूसरे हर शब्द के साथ संबंध और संदर्भ मापता है। इसका मतलब एआई मॉडल ये समझ पाता है कि पहले पन्ने पे इस्तेमाल किया गया कोई शब्द 10वें पन्ने पर लिखे वाक्य के अर्थ को कैसे प्रभावित कर रहा है। एकदम सही। इसके अलावा ये मॉडल सीधे पूरे पूरे शब्दों को नहीं पढ़ते हैं। तो फिर क्या पढ़ते हैं? ये टेक्स्ट को छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ देते हैं, जिसे टोकनाइजेशन कहा जाता है। टोकनाइजेशन। हाँ, एक लंबे शब्द को 2 या 3 टोकन में बांटा जा सकता है। इससे मॉडल के लिए व्याकरण की जड़, उपसर्ग और प्रत्यय इन सब को समझना आसान हो जाता है। के लिए पैरामीटर्स होते हैं। ये पैरामीटर्स क्या होते हैं? ये मॉडल के भीतर के वे संख्यात्मक भार या वेट्स हैं जो खरबों की संख्या में होते हैं। पैरामीटर्स जितने ज्यादा होंगे, मॉडल की क्षमता उतनी ही गहरी होगी। ये तो गजब की इंजीनियरिंग है। लेकिन एक बात बताइए, जी, जब इन मॉडल्स को इंटरनेट के विशाल और अनियंत्रित डेटा पर ट्रेन किया जाता है, जहां हर तरह की अभद्र और गलत जानकारी भी मौजूद है, तो फिर ये हमसे बात करते समय इतने विनम्र और नैतिक कैसे बने रहते हैं? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। इसके लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल होता है जिसे RLHF कहते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। बिल्कुल। प्री ट्रेनिंग के बाद मॉडल के पास दुनिया भर का ज्ञान तो आ जाता है, लेकिन तमीज नहीं होती। मतलब ज्ञान है पर शिष्टाचार नहीं है। सही कहा। तो RLHF के जरिए मॉडल को एक सवाल दिया जाता है और वो उसके कई अलग अलग जवाब जनरेट करता है। फिर इंसान उन जवाबों को सुरक्षित, नैतिक और सटीक होने के आधार पर रैंक करते हैं। अच्छा, तो ये बिल्कुल एक बच्चे की परवरिश करने जैसा हुआ। हाँ, काफी हद तक। जैसे बच्चे ने दुनिया और इंटरनेट से सब कुछ देख सुन लिया है, अच्छा और बुरा दोनों। फिर माता पिता उसे फीडबैक देकर बताते हैं कि समाज में बात करने का सही तरीका क्या है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। इस फीडबैक से AI मॉडल अपने भीतर एक रिवॉर्ड सिस्टम बना लेता है, जो उसे हमेशा शालीन और सुरक्षित जवाब देने के लिए प्रेरित करता है। पर एक और बड़ी चुनौती इन मॉडल्स का आकार है ना? सबसे बड़ी चुनौती ही वही है। क्योंकि खरबों पैरामीटर्स वाले विशाल मॉडल को बार बार ट्रेन करना तो बहुत खर्चीला काम होगा। जी, इसके लिए हजारों सुपर कंप्यूटर चिप्स की जरूरत पड़ती है, करोड़ों डॉलर लगते हैं। तो इसका कोई समाधान निकला है क्या? हाँ, इस समस्या को पेफ्ट या पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग की एक तकनीक ने सुलझाया है, जिसे लोरा कहते हैं। लो रैंक अडेप्टेशन। ये लोरा तकनीकी रूप से काम कैसे करता है और ये इतना क्रांतिकारी क्यों माना जा रहा है? देखिए, गणित में मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा ही होगा। जी बिल्कुल। विशाल AI मॉडल असल में नंबरों की विशाल मैट्रिसेस ही हैं। लोरा क्या करता है, वो इस पूरे विशाल ढांचे को फ्रीज कर देता है। मतलब मूल मैट्रिक्स में कोई बदलाव नहीं करता। एकदम सही। इसके बजाय ये उस पर कुछ बहुत छोटी, कम रैंक वाली अतिरिक्त परतें जोड़ देता है। अच्छा। यह गणितीय रूप से एक शॉर्टकट खोजने जैसा है, जहां अरबों नंबरों को बदलने के बजाय सिर्फ कुछ हजार नंबरों को बदलकर वही परिणाम हासिल किया जाता है। वाओ, इससे तो कॉस्ट बहुत कम हो जाती होगी। जी, इससे ट्रेनिंग की कंप्यूटिंग लागत 90% तक कम हो जाती है। मतलब ये तो वैसा ही हुआ जैसे पूरी किताब को दोबारा छापने के बजाय सिर्फ एक छोटा सा नया अध्याय या एनेक्सर पीछे जोड़कर काम चला लेना। बिल्कुल। और इस तकनीक से तो अब आम रिसर्चर्स भी अपने साधारण सिस्टम पर AI को फाइन ट्यून कर सकते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ी क्रांति है। आज के समय में इस डिजिटल दुनिया को चलाने वाले कुछ प्रमुख मॉडल्स के नाम भी परीक्षा के लिए जान लेना चाहिए। बिल्कुल। जैसे OpenAI का GPT-4 आज अपनी तार्किक क्षमता या रीजनिंग के लिए मानक माना जाता है। और गूगल का जो जेमिनी है, जेमिनी कोडिंग और मल्टीमोडल कार्यों में बहुत उन्नत है। मतलब वो टेक्स्ट के साथ चित्र भी अच्छे से प्रोसेस करता है। एंथ्रोपिक का क्लॉड 3 भी तो काफी चर्चा में है। हाँ, क्लॉड 3 बहुत विशाल कॉन्टेक्स्ट विंडो के साथ आता है। इसका मतलब है कि ये 1 लाख से ज्यादा टोकन यानी पूरी की पूरी किताबों को एक ही बार में पढ़कर समझ सकता है। और जो ओपन सोर्स मॉडल्स है, उसमें मेटा का लामा 3 दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। और एक मिस्ट्रल AI भी है, जो छोटे आकार के बावजूद उच्च प्रदर्शन वाले मॉडल्स बना रहा है। मतलब इन सभी तकनीकों के आपसी जुड़ाव से एक ऐसी स्वचालित दुनिया आकार ले रही है जहां जानकारी पैदा होने से लेकर उसके विश्लेषण तक इंसान के दखल की जरूरत कम होती जा रही है। सही कहा। इस इकोसिस्टम को समग्रता में देखने पर ही इसका असली प्रभाव समझ में आता है। IoT डेटा का स्रोत है, क्लाउड उसका निवास है, ब्लॉकचेन उसकी ढाल है और AI उसका मस्तिष्क है। और इस पूरे श्रृंखला के काम करने के तरीके को गहराई से समझना किसी भी परीक्षा और भविष्य की तकनीकी समझ के लिए अनिवार्य है। बिल्कुल अनिवार्य है। हर एक दिन धरती पर लगभग
2.5 क्विंटिलियन बाइट्स डेटा पैदा हो रहा है। बाप रे, ये नंबर तो मतलब दिमाग घुमा देने वाला है। बिल्कुल, मतलब ये संख्या इतनी बड़ी है कि अगर इस सारे डेटा को हम किताबों में छापने लगें तो उन किताबों का ढेर शायद धरती से चांद तक कई बार पहुंच जाएगा। हाँ, और वो भी बहुत आसानी से। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई मतलब सिर्फ डिजिटल कचरा नहीं है, ये उस दिमाग का मुख्य भोजन है जो शायद भविष्य में कई मामलों में हमारी अपनी बुद्धिमत्ता को पीछे छोड़ दे। सही बात है। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे सामने कई शोध सामग्रियां और तकनीकी लेख हैं जो आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था और उभरते क्षितिज का एक पूरा खाका पेश करते हैं। बिल्कुल, और इसमें बहुत सी नई चीजें हैं। हाँ, हम उन भारी भरकम शब्दों की गहराई में उतरने वाले हैं जो आजकल तकनीकी दुनिया में हर जगह गूंजते रहते हैं, जैसे AI, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, और हम ये समझेंगे कि ये असल में काम कैसे करते हैं। देखिए, ये जो डेटा की ढेर का आपने जिक्र किया ना, यही वो धुरी है जिस पर पूरी आधुनिक तकनीक घूम रही है। हाँ, हम दशकों से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पहले कंप्यूटर सिर्फ वही करते थे जो हम उन्हें स्पष्ट रूप से करने का निर्देश देते थे। मतलब हमने जो कमांड दी बस वही होगा। बिल्कुल, वे सिर्फ एक उपकरण थे। लेकिन आज जो शोध हम देख रहे हैं वो उपकरणों से निकलकर सोचने समझने वाली प्रणालियों की ओर एक बहुत बड़ी छलांग है। अच्छा, और ये छलांग केवल इसलिए नहीं है कि हमारे कंप्यूटर फास्ट हो गए हैं, बल्कि ये डेटा को प्रोसेस करने के तरीके में आए एक बहुत ही बुनियादी बदलाव का नतीजा है। तो चलिए इस बदलाव को एक रोजमर्रा के उदाहरण से डिकोड करते हैं। मान लीजिए कोई किसी भारी ट्रैफिक वाले अनजान शहर में ड्राइव कर रहा है। हाँ, जो अक्सर होता ही है। बिल्कुल, और स्मार्टफोन का मैप्स एप्लीकेशन अचानक मुख्य सड़क छोड़कर एक पतली सी गली का रास्ता सुझा देता है जो बाद में बिल्कुल खाली निकलता है। हाँ, ये तो जादू जैसा लगता है ना? लेकिन ये कोई जादू नहीं है। हम सभी जानते हैं कि इसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI काम कर रहा है। करेक्ट है। लेकिन सवाल ये है कि AI ये तय कैसे करता है? मैं ये सोच रही थी कि किसी प्रोग्रामर ने बैठकर दुनिया की हर एक गली के ट्रैफिक का कोड तो नहीं लिखा होगा। सटीक सवाल है आपका। देखिए, पारंपरिक प्रोग्रामिंग में हम कंप्यूटर को नियम बताते थे। जैसे अगर ऐसा हो तो ये करना। बिल्कुल, जिसे इफ देन रूल्स कहते हैं। लेकिन मैप्स के इस उदाहरण में सिस्टम नियमों पर नहीं बल्कि सांख्यिकीय संभावनाओं पर काम कर रहा है। अच्छा, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटीज। हाँ, इसे हम मशीन लर्निंग या ML कहते हैं, जो AI का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मशीन लर्निंग में हम कंप्यूटर को कोई नियम नहीं देते। तो फिर हम उसे क्या देते हैं? हम उसे बहुत सारा डेटा देते हैं, जैसे पिछले 10 सालों का ट्रैफिक पैटर्न, दिन का समय, मौसम की जानकारी। अच्छा, और अन्य यूजर्स के फोन की रियल टाइम स्पीड। मशीन इस पूरे डेटा में खुद ब खुद पैटर्न खोजती है। मुझे इसे थोड़ा और स्पष्ट करने दें। इसका मतलब है कि हम मशीन को एक तरह से अभ्यास करने के लिए छोड़ देते हैं। हाँ, एक तरह से आप यही कह सकते हैं। यह मुझे बेकिंग के उस तरीके की याद दिलाता है जहां एक शेफ मतलब एक परफेक्ट केक बनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। हाँ, वो कोई एक तय रेसिपी फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि हर बार जब केक थोड़ा सख्त बनता है तो वो अगली बार चीनी या ओवन का तापमान थोड़ा एडजस्ट कर लेता है। वो अपनी गलतियों से सीखता है। हाँ। क्या मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम भी, जिन्हें मॉडल कहा जाता है, बिल्कुल यही काम नहीं कर रहे हैं? अरे वाह, ये बेकिंग वाली एनालॉजी तो इस पूरे तंत्र को बहुत ही अच्छे से समझाती है। शुक्रिया। मशीन लर्निंग में इस एडजस्टमेंट को ही एल्गोरिदम के वेट्स में बदलाव कहा जाता है। वेट्स मतलब उसका गणितीय पैमाना? बिल्कुल, जो भारी मात्रा में डेटा मशीन को दिया जाता है उसे ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। मॉडल इस डेटा पर अनगिनत बार अपनी भविष्यवाणी करता है, फिर गलती करता है और फिर सीखता है। हाँ, और हर गलती के बाद अपने गणितीय समीकरणों को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि मॉडल एक स्वीकार्य स्तर की सटीकता तक नहीं पहुंच जाता। लेकिन एक बात बताइए, ट्रेनिंग डेटा तो वो है जो मशीन पहले ही देख चुकी है। हाँ, असली चुनौती तो तब है ना जब कुछ ऐसा हो जो पहले कभी ना हुआ हो। और यहीं पर मशीन लर्निंग की असली ताकत सामने आती है। कैसे? जब मॉडल पूरी तरह से प्रशिक्षित हो जाता है तो वो उन परिस्थितियों या अज्ञात डेटा पर भी एकदम सही भविष्यवाणी कर सकता है जो उसने पहले कभी नहीं देखे। अरे वाह! वो सिर्फ रटी रटाई जानकारी नहीं उगल रहा है, बल्कि वो नए और अनजान डेटा के प्रति एक अनुमानित प्रतिक्रिया दे रहा है। मतलब वो खुद से निर्णय ले रहा है। बिल्कुल।
न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ स्वतंत्र निर्णय लेने की यह क्षमता ही एआई को पुरानी पीढ़ी के सॉफ्टवेयर से बिल्कुल अलग करती है। ये तो समझ में आता है कि मशीन ने डेटा के आधार पर भविष्यवाणियां करना सीख लिया, लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा गैप नजर आ रहा है। कैसा गैप? देखिए, मैप्स एप्लीकेशन को तो हमने एक जगह का नाम टाइप करके दे दिया, लेकिन जब हम अपने फोन से बात करते हैं, मतलब जब हम सिरी या एलेक्सा को आवाज देते हैं हाँ, या किसी सर्च इंजन पर अजीबोगरीब भाषा में कुछ खोजते हैं, तो मशीन हमारी इस अस्त-व्यस्त इंसानी भाषा को कैसे समझती है? ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। क्योंकि जहां तक मैं समझती हूँ, मशीन तो सिर्फ 0 और 1 का गणित समझती है ना? सही कहा आपने। और इस गैप को भरने वाली जो तकनीक है, उसे प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी कहा जाता है। NLP? अच्छा। एनएलपी का मुख्य काम ही यह है कि वो इंसानी भाषा, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो या कोई क्षेत्रीय बोली हो, और कंप्यूटर के बाइनरी कोड के बीच एक इंटरफेस बनाए। मतलब एक तरह का अनुवादक? बिल्कुल। जब आप सर्च इंजन पर टाइप करती हैं और अगला शब्द अपने आप सुझाया जाता है, जिसे प्रेडिक्टिव टाइपिंग कहते हैं, हाँ, वो अक्सर बहुत सटीक होता है। या जब मशीन एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करती है, तो वो एनएलपी का ही इस्तेमाल कर रही होती है। मुझे यहाँ थोड़ा संशय है। मतलब हम NLP की बहुत तारीफ तो करते हैं, लेकिन क्या? लेकिन जब भी किसी स्वचालित ग्राहक सेवा यानी ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विस बॉट से पाला पड़ता है, तो अनुभव बहुत ही झुंझलाहट भरा होता है। हाँ, ये तो हम सब ने महसूस किया है। आप उसे अपनी कोई गंभीर समस्या बता रहे होते हैं और वो कुछ और ही रटा-रटाया जवाब दे रहा होता है। अगर NLP इतनी ही उन्नत है, तो ये बॉट्स इतने नासमझ क्यों लगते हैं? देखिए, ये झिझराहट बहुत आम है और इसका कारण यह है कि इंसानी भाषा सिर्फ शब्दों का एक समूह नहीं है। मतलब उसमें और भी लेयर्स होती हैं। बिल्कुल। इसमें संदर्भ होता है, व्यंग होता है, भावनाएं होती हैं और एक लहजा भी शामिल होता है। मशीन किसी शब्दकोश की तरह शब्दों का अर्थ नहीं देखती। तो वो कैसे देखती है? आधुनिक एनएलपी मॉडल्स शब्दों को एक उच्च आयामी गणितीय स्पेस में बदल देते हैं, जिसे हाई डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहते हैं। ये थोड़ा तकनीकी हो गया। मैं इसे आसान करता हूँ। वे बस ये देखते हैं कि कौन से शब्द आमतौर पर एक साथ आते हैं। इसलिए किसी सीधे सवाल का जवाब देना या टेक्स्ट टू स्पीच रूपांतरण करना उनके लिए आसान है। अच्छा, क्योंकि उसका पैटर्न फिक्स है। सही कहा। लेकिन जब एक इंसान गुस्से में किसी ग्राहक सेवा बॉट से व्यंग्य में कुछ कहता है, तो उस भावना को गणितीय वेक्टर में डिकोड करना मशीन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। मैं समझ गई। यानी मशीन हमारी भाषा का व्याकरण तो सीख गई है, लेकिन इंसानियत का संदर्भ अभी भी उसकी पकड़ से बाहर है। काफी हद तक। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि हम आए कहां से हैं। हाँ, ये भी है। एक सिस्टम जो पहले केवल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल समझता था, वो आज स्पेल चेक कर रहा है, वॉइस कमांड से घर की लाइटें बंद कर रहा है और रियल टाइम में वॉइस सर्च को प्रोसेस कर रहा है। सच में सफर तो बहुत लंबा तय किया है। और एनएलपी का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि इसने तकनीक तक पहुंच को बहुत आसान बना दिया है। जो लोग स्क्रीन पर टाइप नहीं कर सकते, वे अब सिर्फ बोलकर डिजिटल दुनिया से जुड़ सकते हैं। ये तकनीक के लोकतंत्रीकरण का एक बहुत बड़ा माध्यम है। ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। हमने मशीनों को सोचने की क्षमता दी, जिसे ML कहते हैं, बिल्कुल, और उनसे बातचीत करने का तरीका खोजा, जिसे NLP कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम इंसान सिर्फ आवाज या टेक्स्ट से दुनिया को नहीं समझते। हाँ, हम तो दुनिया को महसूस करते हैं। सही कहा। हम दुनिया को एक भौतिक स्पेस, एक 3 डायमेंशनल जगह के रूप में अनुभव करते हैं, और हमारे शोध स्रोतों का अगला हिस्सा इसी स्पेस को बदलने वाली तकनीकों पर आधारित है। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, यानी VR और AR। तकनीक का ये हिस्सा ना हमारी स्क्रीन की सीमाओं को पूरी तरह से तोड़ रहा है। कैसे? VR और AR इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि अगर हम इंसान की इंद्रियों को, मुख्य रूप से दृष्टि और श्रवण को, कृत्रिम जानकारी दे सकें, तो मस्तिष्क के लिए वास्तविकता की धारणा ही बदल जाएगी। मतलब दिमाग को लगेगा कि जो वो देख रहा है वही सच है? बिल्कुल। वर्चुअल रियलिटी एक सॉफ्टवेयर निर्मित 3D परिवेश है। जैसे ही आप VR हेडसेट पहनती हैं, बाहरी भौतिक दुनिया आपसे पूरी तरह कट जाती है और आप उस कृत्रिम दुनिया को ही सच मान लेते हैं। हाँ, VR के बारे में तो हम सालों से सुन रहे हैं। अक्सर इसे सिर्फ गेमिंग या मनोरंजन तक सीमित मान लिया जाता है। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी, AR, कुछ अलग है ना? हाँ। AR हमारी दुनिया को पूरी तरह बदलता नहीं है। और यही इन दोनों के बीच का सबसे मुख्य तकनीकी अंतर है।
ऑगमेंटेड रियलिटी में हम वास्तविक दुनिया में ही मौजूद रहते हैं, अच्छा। लेकिन ये तकनीक उस वास्तविक परिवेश के ऊपर डिजिटल सूचना को रियल टाइम में सुपर इम्पोज कर देती है, यानी अध्यारोपित कर देती है। इसके लिए एआर सिस्टम को वास्तविक दुनिया के सटीक आयामों को समझने के लिए कैमरों और सेंसर की बहुत आवश्यकता होती है। अगर मैं इसे थोड़ा आसान शब्दों में कहूँ तो ऑगमेंटेड रियलिटी एक ऐसा पारदर्शी चश्मा पहनने जैसा है जहां आपको असली दुनिया तो दिख ही रही है, हाँ, लेकिन चश्मे के लेंस पर दिशा निर्देश या सामने वाली इमारत का इतिहास तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही। जबकि वर्चुअल रियलिटी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांधने जैसा है जिसके अंदर एक पूरी नई दुनिया चल रही है। ये बहुत ही सटीक दृश्य है, और मजेदार बात यह है कि अब ये तकनीकें सिर्फ गेमिंग के खिलौने नहीं रह गए हैं। तो इनका असली उपयोग कहाँ हो रहा है? अगर हम इनके वास्तविक उपयोग को देखें तो ये गहन अनुभव यानी इमर्सिव एक्सपीरियंसेस आज जीवन रक्षक साबित हो रहे हैं। जीवन रक्षक? वो कैसे? चिकित्सा या सैन्य क्षेत्र में? दोनों में। अब सोचिए, एक सर्जन को किसी बहुत ही जटिल और दुर्लभ सर्जरी का अभ्यास करना है। क्या वो सीधे किसी असली मरीज पर प्रयोग कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बहुत खतरनाक होगा। बस, लेकिन वीआर सिमुलेशन में वो ध्वनि, गति और अंगों की गहराई को पूरी तरह महसूस करते हुए उस सर्जरी का सुरक्षित अभ्यास कर सकता है। अरे वाह! सैन्य प्रशिक्षण और फ्लाइट सिमुलेटर में भी बिल्कुल यही हो रहा है। ये वास्तविक दुनिया के जोखिम को शून्य कर देता है। ये तो बहुत ही शानदार है। और एआर की बात करें तो वास्तुकला या कारखानों में काम करने वाले इंजीनियर भारी मशीनों को खोलने से पहले एआर चश्मे से उसके अंदर के पुर्जों का पूरा 3D लेआउट अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। जोखिम को खत्म करना ये यकीनन एक बहुत बड़ा फायदा है। लेकिन जब हम भौतिक दुनिया में उतरने की बात कर ही रहे हैं तो सिर्फ डिजिटल सूचनाओं को देखने से तो काम नहीं चलेगा। हाँ, देखने के अलावा कुछ करना भी तो पड़ेगा। बिल्कुल। क्या हो जब एआई का वो दिमाग, एनएलपी की वो आवाज और एआर या वीआर का वो स्थानिक ज्ञान एक लोहे और प्लास्टिक के ढांचे में डाल दिया जाए? ओहो, अब आप एक बहुत ही रोमांचक क्षेत्र की बात कर रही हैं। हाँ, क्योंकि यहीं से हम रोबोटिक्स के एक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जो तकनीक का असली भौतिक अवतार है। सही कहा। रोबोटिक्स वास्तव में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही शानदार संगम है। एक समय था जब रोबोट का मतलब सिर्फ कारखानों में वेल्डिंग करने वाली भारी मशीनें हुआ करता था। हाँ, जिनका काम बस एक ही चीज को बार बार दोहराना था। बिल्कुल, उबाऊ और अत्यधिक शारीरिक श्रम वाले काम। लेकिन आज हम जिस रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से स्वायत्त है, यानी ऑटोनोमस। स्वायत्त मतलब जो अपना फैसला खुद ले सके। हाँ, जब हम ऐसे रोबोट्स की बात करते हैं तो सोफिया जैसे हुमनाट का उदाहरण तुरंत सामने आता है। सोफिया, हाँ, वो बहुत मशहूर है। बिल्कुल। सोफिया इंसानों की तरह हाव भाव बनाती है, एआई और विजुअल डेटा प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करके लोगों के चेहरे पहचानती है और उनसे बातचीत भी करती है। हाँ, लेकिन मेरे मन में यहाँ एक मनोवैज्ञानिक सवाल उठता है। बताइए। क्या मशीनों का बिल्कुल इंसानों जैसा दिखना हमें उनके साथ सहज बनाता है, या ये एक अजीब सी बेचैनी भी पैदा करता है? क्योंकि एक मशीन का बिल्कुल हमारी तरह मुस्कुराना थोड़ा डरावना भी लग सकता है। आपकी बात बिल्कुल जायज है। इस बेचैनी को मनोविज्ञान में अनकैनी वैली कहा जाता है। अनकैनी वैली? हाँ, इसका मतलब है कि जब कोई चीज लगभग इंसान जैसी दिखती है लेकिन पूरी तरह नहीं, तो वो हमारे अंदर एक अजीब सा डर या बेचैनी पैदा करती है। हाँ, बिल्कुल यही एहसास होता है। लेकिन अगर हम सोफिया या अन्य एडवांस्ड रोबोट्स की तकनीक पर ध्यान दें तो उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इंसान जैसा दिखना नहीं है। असली छलांग तो सेंसर तकनीक में आई है। सेंसर? हाँ, सेंसर एक रोबोट के लिए बिल्कुल नर्वस सिस्टम की तरह काम करते हैं। तो ये सेंसर किस तरह की जानकारी इकट्ठा करते हैं? ये प्रकाश, दूरी, तापमान, दबाव सब कुछ माप सकते हैं। बिना सेंसर के रोबोट अपने आसपास की दुनिया को समझ ही नहीं सकता। समझ रही हूँ। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है नासा का मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर, जिसे MER कहते हैं। अच्छा, जो मंगल ग्रह पर है। बिल्कुल। अब देखिए, मंगल ग्रह और पृथ्वी के बीच की दूरी इतनी ज्यादा है कि वहां तक कोई भी सिग्नल पहुंचने में कई मिनट लग जाते हैं। हाँ, रियल टाइम कंट्रोल तो संभव ही नहीं है। सही। तो पृथ्वी पर बैठा कोई वैज्ञानिक जॉयस्टिक से उस रोवर को नहीं चला सकता। अगर रोवर के सामने अचानक कोई गड्ढा आ जाए तो वो क्या करेगा? तो उसे खुद अपने सेंसर से उस गड्ढे को पहचानना होगा और अपने अंदर मौजूद AI की मदद से तुरंत रुकने या मुड़ने का फैसला लेना होगा।
ये है असली रोबोटिक्स। यानी रोबोटिक्स अब सिर्फ कारखानों की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं है, ये अंतरिक्ष की खोज से लेकर बायोनिक्स और हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल। ड्रोन भी तो इसी का एक रूप है ना, जो सेंसर्स और एआई की मदद से हवा में अपना संतुलन बनाते हैं और तय रास्ते पर उड़ते हैं। हाँ, ड्रोन भी एक बेहतरीन उदाहरण है। भौतिक दुनिया में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना और काम करना ही रोबोटिक्स का वर्तमान है। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक चीज है जो हर जगह एक अदृश्य शक्ति की तरह काम कर रही है। वो क्या? देखिए, एआई के मॉडल्स हों, एनएलपी का डिकोडिंग सिस्टम हो या मंगल ग्रह पर रोवर के सेंसर्स हों, इन सबको काम करने के लिए बहुत भारी मात्रा में जानकारी चाहिए। हाँ, डेटा के बिना तो ये कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, बिना जानकारी के ये तकनीकें बस एक खाली डिब्बे से ज्यादा कुछ नहीं है। और यहीं पर प्रवेश होता है हमारे डिजिटल दुनिया के सबसे बड़े इंजन का, बिग डेटा और डेटा एनालिटिक्स। इस बात से तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। बिग डेटा ही वो ईंधन है जो इन सभी इंजनों को चला रहा है। हमने चर्चा की शुरुआत में 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स डेटा का जिक्र किया था। हाँ, वो चांद तक पहुंचने वाली किताबों का ढेर। बिल्कुल। अब सोचिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी के आने के बाद ये गति और कितनी बढ़ गई होगी। हमारी स्मार्ट घड़ियां, स्मार्ट टीवी और इंटरनेट से जुड़े हर उपकरण हर सेकंड डेटा पैदा कर रहे हैं। लेकिन इतने बड़े डेटा को हम संभालते कैसे हैं? मतलब अगर मेरे लैपटॉप की हार्ड ड्राइव भर जाए तो सिस्टम धीमा हो जाता है। यही तो बात है। यही कारण है कि बिग डेटा को पारंपरिक उपकरणों या साधारण सॉफ्टवेयर से प्रोसेस किया ही नहीं जा सकता। तो इसके लिए क्या चाहिए? या सिर्फ डेटा की मात्रा यानी वॉल्यूम की समस्या नहीं है, बल्कि डेटा की विविधता यानी वैरायटी और गति यानी वेलोसिटी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। 3 वी, वॉल्यूम, वैरायटी और वेलोसिटी। बिल्कुल। बिग डेटा को हम 3 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है संरचित डेटा या स्ट्रक्चर्ड डेटा। जैसे आपके बैंक का डेटाबेस, जो एक बहुत ही व्यवस्थित एक्सेल शीट की तरह होता है, सब कुछ अपनी जगह पर। दूसरा है अर्धसंरचित यानी सेमी स्ट्रक्चर्ड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अपना कोई बहुत कठोर फॉर्मेट नहीं होता, जैसे कि आपकी ईमेल्स या एक्सएमएल फाइल्स। अच्छा, और तीसरा और सबसे बड़ा हिस्सा है असंरचित डेटा यानी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये क्या होता है? हम जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हैं, ऑडियो नोट्स भेजते हैं, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं या ट्विटर पर जो बातचीत होती है, ये सब असंरचित है। इसका कोई भी निश्चित स्वरूप नहीं है। बाप रे, ये तो किसी बुरे सपने जैसा लगता है। हाँ, सिस्टम के लिए तो ये एक बुरा सपना ही है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं, तो संरचित डाटा एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां हर किताब सही शेल्फ में वर्णमाला के क्रम में लगी हुई है। सही है। लेकिन असंरचित डाटा एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां मानो भूकंप आ गया हो, अरबों किताबें जमीन पर बिखरी पड़ी हों और पन्ने हवा में उड़ रहे हों। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक वर्णन है। तो अगर मुझे इस बिखरे हुए कचरे में से किसी एक किताब का कोई विशेष पैराग्राफ ढूंढना है, तो कोई सामान्य इंसान या सामान्य सॉफ्टवेयर तो ये काम कर ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। और यहीं पर डेटा एनालिटिक्स की असली भूमिका आती है। डेटा एनालिटिक्स। हाँ, डेटा एनालिटिक्स वो तकनीक है जो इस विशाल और अस्त-व्यस्त ढेर की जांच करती है और उसमें से छिपे हुए पैटर्न और अर्थपूर्ण जानकारी निकालती है। मतलब वो काम की चीजें अलग कर देती है। हाँ, ये सिर्फ खोजने का काम नहीं है, ये डेटा का विश्लेषण करके व्यावसायिक निर्णय लेने का एक पूरा विज्ञान है। अच्छा। जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में पांडाज जैसी बहुत सी लाइब्रेरीज और टूल्स मौजूद हैं जो इस भारी भरकम डेटा सेट को व्यवस्थित करने और उसका विश्लेषण करने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। मतलब कंपनियां और वैज्ञानिक इसी लाइब्रेरियन का इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके आज व्यापारिक संगठन बहुत ही सोच समझकर निर्णय ले रहे हैं। हाँ, उन्हें पता चल जाता है कि ट्रेंड क्या है। हाँ, उन्हें पता है कि ग्राहक क्या चाहता है, बाजार का अगला रुझान क्या होगा। वैज्ञानिक अनुसंधान में भी शोधकर्ता अपनी परिकल्पनाओं को साबित या खारिज करने के लिए इसी डेटा का एकीकरण और विजुअलाइजेशन करते हैं। डेटा सिर्फ एकत्र करना काफी नहीं है, डिजिटल अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ उस डेटा का सटीक विश्लेषण ही है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें, तो हम सभी के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक तस्वीर उभर कर सामने आती है। वो क्या? बिग डेटा वो कच्चा तेल है जिसे हम इंसान अपनी हर एक डिजिटल गतिविधि से पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल। डेटा एनालिटिक्स उस कच्चे तेल को रिफाइन करता है, फिर वो रिफाइंड डेटा
मशीन लर्निंग के मॉडल्स का भोजन बनता है। सही। मशीन लर्निंग के अभ्यास से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मजबूत होता है। उस एआई को जब हम एक भौतिक शरीर देते हैं तो वो रोबोटिक्स बन जाता है। हाँ। और जब हम उसी एआई को इंसान की भाषा और दुनिया को समझने का तरीका सिखाते हैं तो वो एनएलपी और एआर या वीआर के रूप में हमारे सामने आता है। ये पूरी एक चेन है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये एक बहुत ही बेहतरीन सारांश है और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम केवल इन तकनीकों के दर्शक नहीं हैं। हाँ, हम तो इसके भागीदार हैं। बिल्कुल। जब भी कोई व्यक्ति अपनी स्क्रीन स्वाइप करता है, किसी वीडियो पर लाइक दबाता है या अपने स्मार्ट स्पीकर को आवाज देता है तो वो अनजाने में इस पूरी प्रणाली के लिए नया ट्रेनिंग डेटा तैयार कर रहा होता है। सच में हम अनजाने में उस सिस्टम को फीड कर रहे हैं जो अंततः हमारे ही भविष्य को आकार दे रहा है। एकदम सही। और इसी से एक विचार जन्म लेता है जिस पर इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी विचार किया जाना चाहिए। हमने शुरुआत में कहा था कि मशीनें अब हमारे दिए गए नियमों पर नहीं चल रही। हाँ, वे डेटा से खुद सीख रही हैं। बिल्कुल, वे अपनी गलतियों को सुधार कर नए एल्गोरिदम खुद सेट कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो अगर मशीनें भारी डेटा का विश्लेषण खुद कर सकती हैं और नई कोडिंग भी खुद लिख सकती हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में कंप्यूटिंग के क्षेत्र का अगला सबसे बड़ा आविष्कार किसी इंसान के दिमाग की उपज ना हो? ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल, बल्कि पूरी तरह से एक मशीन द्वारा किया जाए। और अगर एक मशीन अगली पीढ़ी की मशीन को डिजाइन करने लगे तो भविष्य की उस उन्नत दुनिया में इंसानों की क्या भूमिका रह जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम तब भी निर्माता कहलाएंगे या हम सिर्फ अपनी ही बनाई गई तकनीक के दर्शक बनकर रह जाएंगे? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले कल का डेटा ही देगा। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का शुक्रिया। हम जल्द ही एक नए विषय के साथ गहराई में उतरेंगे।